अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ जारी है। आज इस सीरीज़ का दूसरा मैच खेला जाने वाला है और पहले मैच का अहवाल तो आप सब अब तक जान ही चुके होंगे। इफ़ नॉट, लेट्स डू अ रिकैप। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी और सिर्फ 110 रन बना पाई पाकिस्तानी टीम। बांग्लादेश के लिए इस टोटल को चेज़ डाउन करना इतना मुश्किल साबित हुआ नहीं। 7 विकेटों से उन्होंने कामयाबी हासिल की विद 27 बॉल्स लेफ्ट। पहले पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज हुई और उसके बाद पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप भी एक्सपोज हुई और बांग्लादेश की यहाँ पर तारीफ बनती है कि इब्तदाई मराहल में विकेटें गंवाने के बाद बांग्लादेशी बैटर्स ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, पेशेंस का मुजाहरा किया, टेम्परामेंट दिखाया, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया और रुक कर इस टोटल को चेज़ डाउन किया। शायद यही तवक्कुआत पाकिस्तानी बैटर्स से भी थी कि इनिशियली अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया फ़खर जमान ने, उसके बाद ठहराव आना चाहिए था। बट सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी बल्लेबाज जो मिडल ऑर्डर में इस वक्त खेल रहे हैं उसमें अहलियत भी है कि वो विकेट पर रुक सकें और अपना गेम प्लान चेंज कर सकें। मैच के बाद पाकिस्तानी कोच माइक हैसन ने पिच को जिम्मेदार ठहराया और उनका कहना था कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पिच थी नहीं, बट बांग्लादेश प्लेड ऑन द सेम पिच एंड दे प्लेड रियली वेल। आज जी दूसरा T20 इंटरनेशनल खेला जाने वाला है। बहुत सारे सवाल हैं, क्या पाकिस्तान टीम में चेंज होता है या नहीं होता है, कुछ ठहराव लाया जाता है, साहिबजादा फरहान को टीम में शामिल करके बॉलिंग लाइनअप में कुछ डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, सुफियान मुकीम को शामिल करके। ये वो सारे सवाल हैं जो हम सबके सामने हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, आई एम श्योर पहले मैच को कल भी आप लोगों ने डिस्कस किया होगा फातिमा के साथ, बट इट वाज अ हार्ट ब्रेक फॉर पाकिस्तान। हाँ, 4-5 महीने का वक्फा भी आया था, आप थोड़ा सा सेटल डाउन होते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बट ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इनके लिए इतने एक्सक्यूजेस होते नहीं हैं। ये एक्सक्यूजेज नहीं होते और माइक हैसन का जो स्टेटमेंट था वो भी बड़ा जवाब था। देते हैं स्टेटमेंट, लेकिन हमें मालूम है कि बांग्लादेश का वेदर कैसा होता है, बांग्लादेश की पिचेस कैसी होती हैं, तो पार स्कोर हमें मालूम चल रहा है, तो उसके बाद कंप्लेन करना वो शायद नामुनासिब था और हमें इसी में एफर्ट करनी पड़ेगी। हमें 140 रन बनाने होंगे, फिर हमारी बॉलिंग कैसी है, स्टॉक बॉलिंग नहीं, हमें आउट करने के लिए जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें उनको पता है। हम तो टीवी पे काम करते हैं, ठीक है ना, उसके मुताबिक हम बात कर रहे होते हैं। ये तो ग्राउंड में ही है ना। हमसे ज्यादा वेदर का, पिच का, क्रिकेट का, स्ट्रेटजीज का, प्लानिंग का इनको आइडिया है। एब्सोल्युटली अहमद, मैं समझना चाहता हूँ। हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, हम कहते हैं हम अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज कर चुके हैं, लेकिन क्या मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब ये है कि आप सिचुएशन के हिसाब से ना खेलें? अगर आपकी विकेटें जल्दी गिर जाती हैं या पिच ऐसा नहीं है जहां आप थ्रू द लाइन खेल सकते हैं और स्लॉक कर सकते हैं, तो क्या वक्त का तकाजा? अहमद से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, तो सिकू भाई यही सवाल आपके लिए, तो क्या प्रोफेशनल क्रिकेट का तकाजा ये नहीं है सिकू भाई कि आप सिचुएशन के हिसाब से खेलें, या आपके अंदर इतनी स्किल ही नहीं है कि आप विकेट पर रुक सकें? देखिए, मेरे कल ये इसी बात पे मैंने कल यही जिक्र किया था कि उनका जो ये बयान था कि जी पिच स्टैंडर्ड की नहीं थी, तो उनको क्या पिच जाके नहीं देखी थी, उनको देखना चाहिए था, फिर उसके बाद फैसला करना चाहिए था। आप हर मैच 150 के स्ट्राइकिंग रेट से नहीं खेल सकते, हर मैच खेलना चाहिए, ठीक है, मगर कहीं जहाँ पिच उल्टी सीधी हो गई, टेढ़ी वाला स्पिनिंग ट्रैक आ गया, सीमिंग ट्रैक आ गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई, मौसम ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है। कल मैंने इसका जिक्र किया। अब आपकी जो बॉलिंग की सिलेक्शन है वो भी मैं ये देख रहा था कि खुशदिल आपके स्पिनर हैं, कोई ओवर नहीं कराया। नवाज आपके बॉलर है, 1 ओवर, उसको 1 ओवर किया। तो अब बताइए कि उनकी यूटिलिटी, हम जो हैं वो आधा तीतर आधा बटेर के ऊपर चल रहे हैं, हमें स्पेशलिस्ट स्पिनर्स चाहिए। कल भी मैंने जिक्र किया था कि जी आपके पास कोई पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है, तो भाई यही चीज़ मैंने कई दफ़ा एडवाइस की है कि साजिद खान, नुमान अली, इन्हीं को ट्राई कर लो। भाई आपके पास कोई नहीं है ना इस वक्त, आपके पास क्या है? आपने साईं अयूब से 2 ओवर कराए, साईं अयूब कभी कराता है, कभी आप उसको नहीं कराते। फ़हीम अशरफ से गेंद कराई, वो भी आधा तीतर आधा बटेर है। इब्रार एक रेगुलर बॉलर है, अब्बास अफरीदी एक रेगुलर बॉलर है, नवाज से 1 ओवर कराया। तो आपके पास तो बॉलिंग ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से उनको बॉलिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। और जो लड़का सबसे ज़्यादा जिसने फर्स्ट हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में रन कर दिया, फरहान, हमने उसको खिलाया नहीं, हमने उसके लिए जगह बनानी है।
अब कहाँ बनेगी ये मुझे नहीं पता। मैं यही सोच रहा था कि ये टॉप के 3-4 लड़के हैं वो तो खेलेंगे 5 लड़के, फिर नीचे नवाज़, खुशदिल और फ़हीम 3 ऑलराउंडर आ जाते हैं, नीचे 3 बॉलर हैं। इन 3 ऑलराउंडर्स में से आपने फैसला करना है। अगर आपने 2 से बॉलिंग ही नहीं करानी तो उनको ड्रॉप कर दें आप। ठीक है सिक्कू भाई, बॉलिंग के मसाइल के बारे में बात कर रहे थे एंड ऑब्वियसली बड़ा इशू है ये भी कि पाकिस्तान का बॉलिंग का वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है। बट अहमद, मैं आपकी तवज्जो एक बार फिर बैट्समैन की तरफ लेके आना चाहूँगा। क्या एक इंटरनेशनल क्रिकेटर में अहमद इतनी एबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि चलें पिच रीड करने में मसला हो गया, आपने नहीं देखा कि पिच कैसी है, वो फंस के खेलेगी या उसमें ऑड बाउंस है, एक इंटरनेशनल प्लेयर में इतनी एबिलिटी तो होनी चाहिए ना कि वो कुछ ओवर्स विकेट पर ठहर सके, सिचुएशन के हिसाब से अपना गेम प्लान चेंज कर सके। आसान है ये तो। T20 के अंदर तो बैटर्स वुड लव दिस रोल के उनको ये रोल मिल जाए कि जिसपे उन्होंने जो है ना अटैक नहीं करना है, 12-12 की एवरेज से स्कोर नहीं करना है, आपने 5-6-7 लेके चलना है। ये तो बकदरे आसान है, लेकिन पता है क्या है, टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं है दानिश हमारी। आप देख लें कि वो माइनस किया जा रहा है, तो जैसी चैलेंजिंग कंडीशंस आती हैं तो आप जो है ढेर हो जाते हैं। अगर आप द ग्रेट इमरान खान के इंटरव्यूज भी सुनेंगे तो वो यही कहते थे यार फ्लैट पिच पे तो कोई भी ओपन कर सकता है, आप किसी को मर्जी करवा सकते हैं, लेकिन जहाँ चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, जहाँ न्यूजीलैंड जाना होता है, साउथ अफ्रीका जाना होता है, आपके जो ओपनर्स होते हैं वहां पे जो अच्छा खेल सके वो ओपनर्स को बैक किया जाना चाहिए या वो प्लेयर्स को बैक किया जाना चाहिए। और कल मुझे बड़ा दुख हुआ, ये तो समझ आ रही है, तो सीधी चीज ये है कि रोल डिफाइन नहीं थे। आपको रोल डिफाइन करने थे कि ये अटैक करेगा, 2 विकेटें गिर गई तो हम कैसे खेलेंगे, 4 गिर गई तो कैसे, ये बिल्कुल नहीं था। एक तरह की क्रिकेट देखने को मिली और ये हैसन का फॉल्ट है, ये किसी और का फॉल्ट नहीं है। और उसके बाद आप देखें सलमान अली आगा, हमें समझ आती है फखर जमान नए बॉल का पूरा फायदा उठाने गए, जी ठीक है, साइम अयूब भी फायदा उठाने गए, वो उसमें आउट हो गए, ठीक है, हारिस की भी यही ठीक है। लेकिन उसके बाद जब सलमान अली आगा आए थे ना, उनको एक कैप्टन इनिंग खेलनी थी, क्योंकि जब ये टीम में इनको लाया भी जा रहा था और हम ये बात करते थे कि एंकर प्लेयर की अब जरूरत नहीं रही, अगर कोई ऐसा प्लेयर चाहिए भी हुआ तो सलमान अली आगा एक ऐसा प्लेयर है जो एंकर रोल प्ले कर सकता है। और बांग्लादेश की कंडीशंस पूरी दुनिया में अब ये वाहिद कंडीशंस रह गई हैं जहां पे आपको एक एंकर प्लेयर चाहिए होता है। तो सलमान अली आगा ने मिस किया है उस ट्रिक को कल, जिस तरह के वो शॉट मार रहे थे और जो आउट हुए थे। हसन नवाज ने अपना इनएक्सपीरियंस शो किया। देखिए सीखेंगे, गलतियां करेंगे, सीखेंगे, लेकिन मुझे ये है कि एक जो गेम प्लान होता है वो मैच से पहले दिया जाता है पिच के हिसाब से, वो कहाँ था। माइक हेसन ने तो खुद बोला है आगे कि उन्होंने बोला कि पिच ऐसा था, बारिश हुई भी थी, हमारे प्लेयर्स ने शॉट्स इस तरह के मारे। तो हेसन से मुझे थोड़ा सा ये गिला है कि आप हार के जो अब आप बता रहे हो, हम यहाँ पे आपको 3 दिन पहले बता रहे हैं, जिस तरह राशिद भाई ने बोला है कि आपके पास तो सारी फैसिलिटीज मौजूद है, आप टीम के साथ हैं, पूरा डाटा आपके पास मौजूद है, तो आप ये गेम से पहले बात बचाने में नाकाम क्यों हुए और हम यहाँ पे आपसे पहले बता रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट तो है, और वो फॉल्ट इस दफा मुझे 2 चीजों में नजर आ रहा है। अगर ये मैच हारने की आप बात करते हैं तो हैसन की थोड़ी सी स्ट्रेटजी जो उन्होंने अपने प्लेयर्स को दी हुई थी, और उसके बाद जो बॉलिंग अटैक हमारे सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट करके बांग्लादेश में भेजा है, ये 2 चीजें हैं जो बेहतर होने वाली थी। अदरवाइज फिर यही होता है दानिश के, अगर आप डिजर्विंग प्लेयर्स को या बॉलर्स को चांस नहीं देंगे तो फिर घूम फिर के आपको वही चेहरे नजर आते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसलिए पूरी दुनिया में ये होता है दानिश कि आपके जो PSL या आपकी लीग के साथ जो कोचेस या सिलेक्टर्स मंसलिक होते हैं वो नेशनल साइड के साथ नहीं होते, नहीं तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक तरह की क्रिकेट खेलें और जाकर सिर्फ स्लॉग करें, आपको एट टाइम्स अपना गेम प्ले चेंज भी करना पड़ता है। राशिद भाई, हम बारहा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में तो जी स्पिनर्स नहीं है या फिर बॉलर्स नहीं है, पेसर्स नज़र आना बंद हो गए हैं हमारी टीम में। लेट्स हैव अ लुक एट द परफॉर्मर्स ऑफ द सीजन 2024-25। आपके सामने स्पिनर्स की लिस्ट है जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। क्या इनमें से कोई ऑप्शंस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? कुछ नाम तो हैं पाकिस्तान टीम में ऑलरेडी। देखिए ऊपर के 2 अगर देखेंगे स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, सिर्फ बॉलर नहीं, राइट आर्म लेग स्पिनर एंड मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक एंड उसामा मीर का दिया हुआ है। ये 3 T20 टूर्नामेंट्स में हुए हैं पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग PSL, उसके परफॉर्मर हैं। उससे बढ़कर क्या परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उस्मान तारिक 32 विकेट्स। अगर इनके एक्शन में कोई इशू है ना तो PCB को बता देना चाहिए कि भाई इसकी वजह से हम नहीं खिला रहे, वरना इस परफॉर्मेंस पे ये बाहर होते ही नहीं है। फील्डिंग के इशू हैं, दूसरे इश्यूज हैं, वो हमें
पता होना चाहिए। एक टॉप परफॉर्मर आपका है नहीं। उसामा मीर जिस तरह अहमद काफी दफा बात कर चुके हैं, इनको वनडे की परफॉर्मेंस में बाहर किया गया था। वर्ल्ड कप 23 में नहीं हुई बॉलिंग अच्छी, शादाब से भी नहीं हुई थी, लेकिन शादाब वापस आ जाते हैं तो उसामा वापस नहीं आ सकते। तो ये दो बॉलर, अबरार ऑलरेडी टीम के साथ है, आपके साथ जो खेल रहे हैं, स्पिनर की मैं बात कर रहा हूँ। और हमें चाहिए आपको स्पेशल स्पिनर, जैसे सिकंदर भाई ने अभी बात की थी, तो ये सामने है तीन टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस सामने है, ये एक की नहीं है। तो शायद ये इनके पास नहीं हो, ये अपने मतलब का डाटा निकाल लेते हैं, जैसे चिकू भाई बताते हैं, और ये अपने मतलब की चीजें निकाल के सामने पेश कर देते हैं। चिकू भाई, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। मुझ पे आ रहा है इल्जाम। नहीं इल्जाम नहीं आ रहा, मैं आपकी बात की तारीफ कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो वही कहूंगा ना, जो सच है, जो मुझे समझ में आता है, सुनने में आता है, लोग आके बता। नहीं सिक्कू भाई, नहीं आपका इल्जाम नहीं लगा रहे, हम थोड़ी बता रहे कि आप। मैं आपको बताऊं, कल मैंने इनको ये बताया था कि मुझे एक कोच ने आके बताया कि वहाँ पर जो एक्स्ट्रा रन हैं बैट्समैन उसमें डाल दिए जाते हैं ताकि उसके रन ज़्यादा हो जाएं। एक और चीज़ उसने बताई कि ऐसा भी केस हुआ है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट का कोई मैच हुआ ही नहीं है और उसका डेटा पूरा बनाया गया है। मैं हैरान था, मगर ऐसी चीज़ जो है ना, मेरे अपने एक्सपीरियंस में हो चुकी है। वो हॉकी में हुई थी कि जब मैं अंडर 19 की हॉकी ऑर्गेनाइज कर रहा था बैंक के लिए, उस वक्त हुई थी, तो उसने ये भी बताया कि ऐसा भी होता है। तो वैसे भाई स्टैट्स आपके सामने anyway, अभी हमें ये बात करना चाहिए, ये नजर नहीं आते हैं हमें जो है, ये तीन लड़के हैं, नवाज, खुशदिल और फहीम। क्या इनको बदल के, क्या इनको ये छोटे छोटे मतलब वो प्लेयर रखें जो तीतर बटेर वाली में हम बात करते हैं, आधा तीतर आधा बटेर वाली, या आप स्पेशलिस्ट रखें, यानी कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर ले आएँ मुकीम को और एक स्पेशलिस्ट आप जो है ना बैट्समैन लेके आए, किसी तरह आप उसको एडजस्ट करें। फरहान इतना रन चलता रहा, अब आप उसको चांस देंगे आज से 6-8 महीने के बाद, जब उसकी फॉर्म चली जाएगी, जिस तरह के हमने उसका इमरान को गुलाम के साथ किया था। तो ये ना करें। अब देखते हैं, आज जब टॉस होगा तो पता चलेगा। सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं वो बगैर परफॉर्मेंस के सेलेक्ट हो रहे हैं, और जो परफॉर्म रहे हैं, जैसे कि उसामा मीर का हमने जिक्र किया, राशिद भाई वनडे वर्ल्ड कप का जिक्र कर रहे थे, उससे पहले उसामा मीर लगातार खेलते नहीं आ रहे थे, एकदम से उनको स्क्वाड में शामिल किया गया था और उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो दिमाग घुमा देने वाली परफॉर्मेंस दिखा देंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको टैलेंट के साथ इंसाफ करना पड़ता है और उसको सही तरह से पॉलिश करना पड़ता है। विल टेक अ ब्रेक या, और ब्रेक से वापस आकर हम दूसरे T20 पे बात करेंगे क्या हिकमत अमली चेंज करनी चाहिए पाकिस्तान को। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान शेर बांग्ला स्टेडियम में आज 3 T20 मैच सीरीज़ का दूसरा T20 इंटरनेशनल खेला जाने वाला है। पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले बॉल करने का फैसला किया। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली है, आज अहमद दानियाल पाकिस्तान के लिए डेब्यू कर रहे हैं, उनको अबरार अहमद की जगह टीम में शामिल किया गया है। वंस अगेन नो साइन ऑफ साहिबजादा फरहान ने, एक ऐसा प्लेयर जिसने 2024-2025 के सीज़न में 79 की एवरेज से डोमेस्टिक में स्कोर किया, वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जगह बनाने में नाकाम रहा है। दूसरी जानिब देखना होगा कि आज की पिच किस तरह खेलती है। पहले मैच में भी स्पिनर्स को अच्छा टर्न मिल रहा था, एटलीस्ट बांग्लादेशी स्पिनर्स को खासा टर्न मिल रहा था और वो तंग कर रहे थे पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। जो एक चेंज है और जो टीम कॉम्बिनेशन है उससे मुतालिक अपने तीनों एक्सपर्ट से हम जरा एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। राशिद भाई, आपके नज़दीक सही चेंज है ये, या फिर कुछ और चेंज होना चाहिए था? यहाँ पे मेरे ख्याल से नवाज की जगह या क्या उन्हीं की जगह बनता था अहमद दानियाल को अगर लेना था, क्योंकि पेसर्स को हेल्प तो कर रही है और वो ऐसे पेसर हैं कि आगे बॉल को करने में सलाहियत तो है, उनकी जो एबिलिटी है उससे इनकार नहीं है। वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, कंडीशन उनके सूट करती है, क्या वो ऐसी बॉलिंग कर सकते हैं। बाकी गुड लक, अहमद दानियाल का डेब्यू है, काफी 1.5-2 साल से पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे थे, इंजरी हो गई, खेल नहीं पाए थे। आज उनको मौका मिला है और कामयाबी मिले उनको। कॉम्बिनेशन जो साहिबजादा फरहान की बात कर रहे हैं ना, एक दो प्लेयर हमें या हुसैन तलत कंडीशन के लिहाज से बनते हैं, क्योंकि वो थोड़ा स्टे करना जानते हैं पिच पे। लेकिन अगर ये इसी तरह से जाते हैं और फिर मार के खेलते हैं, सक्सेस मिल सकती है, ऐसा नहीं है नहीं मिल सकती, क्योंकि 4-5 ओपनर्स हैं, वो डिफेंस ज्यादा इनका बहुत अच्छा नहीं है, ये खेलते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर, थोड़ा सा आपको टाइम लेना चाहिए। देखते हैं हम चारों बैट्समैन जो है वो किस तरह से खेलते हैं, लेकिन पहले बॉलिंग है हमारी। अबरार शायद कोई इंजरी हो जिसकी वजह से नहीं खेल रहे हो, वरना कोई बात है नहीं कि आपके पास एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर था, जो कि बहुत जरूरी है ऐसी पिचेस है लो स्कोरिंग गेम के लिए। उसको अगर आपने ड्रॉप किया है तो ये बहुत बड़ी गलती है। फिर
फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिचेस के ऊपर अपना गुस्सा ना निकालिएगा, तो अपने अपने जो टीम बना रहे हैं, प्लेइंग 11 बना रहे हैं, उस पर जरूर नजरसानी करनी चाहिए। एब्सोल्युटली अहमद, देखिए जीत और हार इस खेल का हिस्सा है। कोई भी टीम जितनी भी तगड़ी हो वो जीतती भी है, हारती भी है, लेकिन अगर आप हारते हैं, इफ यू हैव अ बैड डे, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स इम्पेरेटिव कि आप अपनी गलतियों की तरफ नजरसानी तो करें एटलीस्ट, या उन गलतियों को फिक्स करने की कोशिश करें। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो टीम है प्लेइंग 11, इसमें गलतियों को सुधारने के लिए सोचा गया है या नहीं सोचा गया है? देखिए, उन्होंने कोशिश की है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज उनके पास मौजूद हैं उसके हिसाब से उन्होंने कोशिश की है। अहमद दानियाल को अंदर लेके आए हैं, वो इसलिए लेके आए हैं क्योंकि पहले मैच के अंदर सीमर्स को जो है सपोर्ट मिली है, लेकिन उसके साथ साथ किया ये है कि एक ही जेन्युइन स्पिनर था इब्रार अहमद, जिसके जो नंबर्स थे, स्टैट्स थे पिछले मैच के अंदर, गालिबन वो बाकी सारे स्पिनर्स से बेहतर थे, और उन्हीं को एक्स कर दिया। तो आप एक चीज सुधारने के लिए दूसरी चीज आप ऐसे कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप आधा तीतर आधा बटेर, आप ऑलराउंडर्स बनना चाहते हैं। यहाँ पे आप याद रखिए कि जितने मर्जी बॉलिंग पिचेस हैं, यहाँ पे आपको जेन्युइन स्पिनर ही आउट करके देता है, चाहे वो फिंगर स्पिनर है, चाहे वो मिस्ट्री स्पिनर है, चाहे वो रिस्ट स्पिनर है। जो जेन्युइन स्पिनर होगा, जो डिफेंस को बीट कर सके, वो ही प्लेयर आउट होगा। बिकॉज यहाँ वैसा नहीं होगा जिस तरह मोहम्मद नवाज की ज्यादातर विकेटें अगर आप देखेंगे, या खुशदिल शाह की भी, कि प्लेयर्स उनको मारने चाहते हैं और बाउंड्री लाइन पे कैच हो जाते हैं। यहाँ वो क्रिकेट नहीं होती, यहाँ पे आपको अच्छा बॉल करना पड़ेगा, डिफेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि इन दोनों बॉलर्स की, खुशदिल की और नवाज की खासियत नहीं है। तो एक ही जेन्युइन स्पिनर था आपके पास जो डिफेंस को ब्रेक करके आउट कर सकता था, वो भी आपने ड्रॉप कर दिया है। तो कोशिशें तो ये काफी कर रहे हैं। माइक हैसन को देखिए, इनकी मेंटेलिटी को हम जानते नहीं है, अभी अभी ये आए हैं, हम मार्जिन थोड़ा सा देते हैं, देखना चाहते हैं कि किस स्ट्रेटजीज के साथ ये आगे बढ़ते हैं। ज्यादा प्रेशर हम भी डेवलप करना नहीं चाहते, क्योंकि दुआएं हम भी यही करते हैं कि पाकिस्तान की यंग टीम है जीते, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि गलतियों की वजह से ना हारें, प्लेयर अपनी गलतियों की वजह से हार जाए वो बेहतर है, लेकिन जो सपोर्ट स्टाफ है वो तो ना एटलीस्ट गलतियां करे, अपनी प्लेइंग 11 तो अच्छी बनाए, अपने पहले 15 प्लेयर्स जो सिलेक्टर सिलेक्ट करके भेज रहे हैं वो तो इतनी पोटेंशियल वाले भेजे कि उसके पास, हैसन के पास या कप्तान के पास इनफ रिसोर्सेज कंडीशंस के हिसाब से मौजूद हो जो वो अपने बेस्ट प्लेइंग 11 उतार सके। ये प्लेइंग 11 एक फास्ट बॉलर को इन्होंने इंडक्ट किया क्योंकि स्पिनर बहुत ज्यादा थे, समझ आती है इस चीज की, लेकिन अबरार को बाइट करना फिर से मुझे नहीं समझ आ रही, शायद आप लोगों को समझ आ रही है। मैं थॉट प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ सिकू भाई, शायद आप समझा दें हमें थॉट प्रोसेस क्या है। जो प्लेयर्स आप खिला रहे हैं उनके 2-3 प्लेयर्स को मिला के भी इतने रन नहीं है जितने अकेले साहिबजादा फरहान के रन हैं। एक इन फॉर्म बैटर जिसने, मैं आप जैसे स्टार्ट्स में एक बार फिर चलाते हैं, 79 की एवरेज से रन स्कोर किए हैं 2024-2025 के सीज़न में। इसमें पीएसएल के मैचेस भी शामिल हैं और नेशनल T20 के मैचेस भी शामिल हैं। 121 की एवरेज, 37 की एवरेज। इस प्लेयर को छोड़ के आप उन प्लेयर्स को खिला रहे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक तो खेला नहीं, पीएसएल में भी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन वो टीम का हिस्सा है और वो टीम का हिस्सा नहीं है जो इन फॉर्म है और रन स्कोर करता आ रहा है। देखा, मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी ये देखा है कि कोई स्पिनर ड्रॉप होता है, आई होप कि उनको इंजरी ना हो, अगर वो ड्रॉप होता है तो स्पिनर ही आता है वहाँ। यहाँ पर एक जेन्युइन स्पिनर को आपको खिलाना होगा। आपने एक स्पिनर से यानी कि खुशदिल से बॉलिंग नहीं कराई, एक से सिर्फ 1 ओवर कराया, आप उन दोनों को मेंटेन करें तो सिर्फ आप सीमर पर डिपेंड करें तो अब हो सकता है, आई होप कि इस दफ़ा उन्होंने विकेट अच्छी, पिच को अच्छी तरह रीड कर लिया हो कि सीमर को उन्होंने अंदर डाला है। मगर आई डोंट नो, मैं इस टीम से प्लेइंग 11 से थोड़ा सा एग्री नहीं कर रहा। अब ये इंशाल्लाह जीत जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर अब हम कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे देखिए जी हम तो जीत गए। मगर अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये टीम का थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा, नज़र देखने में इतनी मज़ेदार नहीं है। तो लेट्स सी, अभी मैच शुरू होगा तो फिर हम कल फिर इसके ऊपर और ज़्यादा बात करें। थोड़ा सा बैलेंस पे भी राशिद भाई हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि ठीक है जी परफॉर्मेंसेस नहीं थी या फॉर्म नहीं थी, लेकिन हम समझते हैं ये बैलेंस बड़ा अच्छा है टीम का। आपको लगता है नवाज, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ ये बैलेंस सही करते हैं पाकिस्तान टीम का, कि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर बैट्समैन या फिर एक प्रॉपर बॉलर लाजमी चाहिए, बिकॉज वहाँ पर गेम बन या बिगड़ सकता है। दानिश, अगर हमने 20 रन ज्यादा कंसीड किए ना वो मुश्किल हो जाएगी हमें। हमने बैटिंग बहुत ज्यादा खिलाई है, इसमें जो ऑलराउंडर हैं, अहमद दानियाल भी बैटिंग करते हैं, फ़हीम अशरफ भी करते हैं, नवाज भी, खुशदिल भी करते हैं,
ये बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, आपके अब्बास भी करते हैं, ये 5 जो हो गए नीचे की तरफ है बैटर, और हम बैटिंग दूसरी कर रहे हैं। तो अब यही देखना है कि जितना मिनिमम टारगेट होगा अचीव करना वो उतना आसान होगा। अगर 20 रन में ज्यादा करवा दिए, बॉलिंग वीक है हमारी। अगर देखें यहाँ पे उन्होंने पहली इनिंग में छक्के मारे, 5 छक्के अगर मारे उसने, तो उसमें वो जाते हैं, उनको आइडिया है अपने ग्राउंड पे बड़ी हिट मारने का। हमें शायद इतना ना हो, हमें चेज करने में वही चीज अच्छा लगेगा जो हम जिस टारगेट पे हम जा सकते हैं। बैटिंग के लिहाज से, टॉस के लिहाज से बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान बाद में बल्लेबाजी कर रहा है, बाद में बैटिंग कर रहा है, तो यहाँ एडवांटेज पाकिस्तान की तरफ आता है। लेकिन वीकर बॉलिंग साइड होने की वजह से कहीं हम ज्यादा रन, अगर 20 रन ज्यादा करा दिए तो मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन होपफुली आज पाकिस्तान मैच जीत सकता है। आप पहले बैटिंग कर रहे हो या चेज़ कर रहे हो, बल्लेबाजों को जिम्मेदारी का मुजाहरा तो करना पड़ता है, ख़ास तौर पे जब आप चेज़ कर रहे हो, बिकॉज फिर आपको एक प्रॉपर प्लान लेकर चलना पड़ता है। अगर आप ऊपर से विकेटें लूज़ कर देते हैं तो और थोड़ा ठहराव दिखाना पड़ता है। सवाल यही है, क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स एक्सप्लोजिव के साथ अडेप्ट कर सकते हैं सिचुएशंस को लेकर? दिस इज़ व्हाट्स गोइंग टू डिफाइन टुडेज़ रिजल्ट। आज के लिए इतना ही। राशिद लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद, सिकंदर बख्त, आप तीनों का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान फॉर द सेकंड T20।